नमस्कार विद्यार्थियों, यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जुड़िए चैनल से और बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, उनको देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक समझ बनेगी विषय की और परीक्षाएं कैसे पास की जाती है, किस प्रकार से तैयारी की जाती है, उसको लेकर भी एक आइडिया आएगा। यह मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कैसे हम इस नाटक के तमाम बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। 1958 में प्रकाशित ये नाटक, आपने तो पढ़ा ही होगा बहुत सारी चीजें इस नाटक की। और मोहन राकेश एक महत्वपूर्ण नाटककार थे, आप जानते ही हैं उनके बारे में। इस पुस्तक में उनके बहुत सारे फोटो भी, जो नाटक का ड्रामा हुआ था उसके दे रखे हैं, तो इनको भी देख सकते हैं। और कालिदास के जीवन पर आधारित ये नाटक, किस प्रकार से कालिदास महाकवि थे, आप जानते ही हैं। 3री-4री शताब्दी में संस्कृत के बड़े नाटककार के रूप में उनको जाना जाता है। और उनके जीवन की जो विडंबना है, उनके जीवन की जो त्रासदी है, प्रेम और बड़ा होने का जो अंतर्द्वंद होता है हमेशा जीवन में, और इस वर्तमान समय में उस संदर्भ में देख करके मोहन राकेश ने उसको आधुनिक मनुष्य की विडंबनाएं, आधुनिक मनुष्य के मन के अंतर्द्वंद के सरोकार के साथ जोड़कर इसको अभिव्यक्त किया है हमारे सामने। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है, आप जानते ही हैं। विभाजन पर कहानियां लिखी उन्होंने। और मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था, आपको पता ही होगा, लेकिन 72 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। 2 या 3 शादियां की थी और कुछ पारिवारिक अंतर कलह के कारण कहा जाता है कि उनका हार्ट अटैक के कारण इंतकाल हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि उस दौर में मोहन राकेश को जबरदस्त ख्याति मिली। मतलब समझिए कि उस दौर के वो स्टार की तरह थे एकदम, और एक महत्वपूर्ण जीवन जीते हुए पंजाब में, लाहौर में कहीं पैदा हुए थे, सॉरी अमृतसर में पैदा हुए थे, फिर बाद में लाहौर में पढ़ाई भी की थी, वापस विभाजन के चक्कर में वापस हिंदुस्तान लौट जाते हैं। फिर बहुत सारी नौकरियां की उन्होंने, 2-3 शादियां की, मैंने कहा ना। और उससे उससे क्या होता है, जीवन में एक अस्थिरता लगातार बनी रही उनके। तो वो एक व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन एक कालिदास, इनकी कालिदास की जो कहानी है, समझिए कि मोहन राकेश की ही कहानी है कि प्रेम और त्रासदी, त्रासदी और प्रेम, शादी विवाह प्रेम का जो एक अंतर्द्वंद है आधुनिक जगत का, जो गोदान के अंदर भी मोहन प्रेमचंद मेहता और मालती के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। मेहता कुछ और स्त्री के बारे में उसको देवी के रूप में देखते हैं, मालती कुछ और देखती है, और अंततः दोनों बोलते हैं कि विवाह न करके हम दोनों दोस्त रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे। विवाह करने के बाद फिर एक दूसरे को हम अलग तरह से गुलाम की तरह देखने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां स्त्री पुरुष की जो इक्वलिटी की जो हम बात करते हैं, बार बार सम्मान की बात करते हैं, तो उस द्वंद को भी गोदान में प्रेमचंद मेहता और मालती के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इधर मेला आंचल जो 1954 में आता है, उसमें प्रशांत और एक लड़की रहती है, उसकी प्रेम कहानी है। वो फिर बाद में तो बहुत सारी उपन्यासों में, कहानियों में इस चीज को अभिव्यक्त किया ही गया है। रेणु की प्रसिद्ध कहानी 3री कसम, आपको पता ही है, वो त्रासदी से भरी हुई कहानी है, लेकिन ग्रामीण जीवन की कहानी है। तो कहीं ना कहीं मोहन राकेश तो शहरी जीवन के कथाकार ही हैं या नाटककार, उपरचनाकार है, लेकिन ग्रामीण जीवन, क्योंकि कालिदास बचपन में गांव में था ना, फिर बाद में शहर आ जाता है, उसको राजा और बड़ी पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है, और उसके बाद वो अपनी जो प्रेमिका मल्लिका के साथ कैसा व्यवहार करता है, उन सारी चीजों को बताया गया कि एक जब आप सफल होते हैं तब आपकी जिंदगी कैसी होती है, तब लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन एक आप कुछ संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं, तब दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो उन सारे सवालों को आषाढ़ का एक दिन नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने अभिव्यक्त किया है। हम कोशिश क्या करेंगे, हम पूरा नाटक को पढ़ेंगे, चाहे 2 या 3 सीरीज में भले वीडियो बनेंगे तो बनाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस नाटक के संपूर्ण पाठ से आपको परिचित करवाएंगे, और निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होगा आपको परीक्षा के लिए भी और आधुनिक मनुष्य को समझने के लिए भी। क्योंकि आधे अधूरे जो नाटक है मोहन राकेश का ना, उसमें भी इसी प्रकार का अधूरापन है। आधुनिक मनुष्य हमेशा अपने आप को अधूरा महसूस करता है, दाम्पत्य जीवन में, फैमिली में, रिश्तों में, नातों में, क्योंकि कोई अपने आप को संपूर्ण देना नहीं चाहता है। और ये विस्थापन हम जानते ही हैं,
निर्मल वर्मा की जो प्रसिद्ध कहानी है परिंदे में विस्थापन की कहानी, किस प्रकार से लतिका कैसे कहाँ से विस्थापित है, अकेली है। तो ये वो दौर था, और अब देखिए वो उन सारे टेक्स्ट को गुजरे हुए एक समय गुजर चुका है, और अब तो समाज काफी कुछ बदल चुका है, आप देख ही रहे हैं। अमृतकाल का समय भी है, और टेक्नोलॉजिकल काफी डेवलपमेंट हो चुका है। कहाँ 1958 का जमाना और कहाँ 2025 का समय, करीबन करीबन 75 साल का या 70 साल का समय है। तो उसमें हिंदुस्तान की समाज में कितना परिवर्तन हुआ है, और चेतना में कितना परिवर्तन हुआ है, नैतिक मूल्यों को लेकर के हमारी सोच कितनी बदल चुकी है, गांव कितने बदले हैं, शहर कितने बदले हैं, सारी चीजें बदल चुकी है। तो उस संदर्भ में भी इस नाटक की जो महत्ता है उसको हम समझ सकते हैं। और प्रेम और विवाह, त्रासदी, दुख, ये सारे अलग अलग सरोकार है, और पश्चिम में इसको अलग तरह से देखा गया। देखिए मैंने कहा ना कि पश्चिम में जो शेक्सपियर की जो पूरी नाटक की परंपरा वो त्रासदी की परंपरा है, और हमारे यहाँ पर सुखात्मक परंपरा है। कालिदास के ही नाटक सुखात्मक है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो इस त्रासदी और इस सुखद एहसास के दौर में टीएस इलियट भी इस बात को लगातार कहते रहे कि किस प्रकार से उस जीवन शैली को समझने की आवश्यकता है ना। तो इधर ये भी लगातार कहते रहे कि मनुष्य का अकेलापन, उसकी काम भावना, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं शहर और गांव की ये जो व्यवस्था उसके अंदर, और शहर की जीवन की जो विडंबना है, ग्रामीण जीवन के अपने अंतर विरोध है, उन सारी चीजों में आषाढ़ का एक दिन नाटक क्या बोलता है, मल्लिका इसकी जो नायिका है वो क्या बोलती है, और इसके तमाम जो प्रसंग है हम उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके पात्र कौन कौन है, अंबिका जो मल्लिका की माँ है, कालिदास कवि है, मंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, विलोम ग्राम पुरुष है, रंगिणी तरंग संगिणी दोनों महिलाएं हैं, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी, और प्रियंगु मंजरी जो राजकन्या है, जो बाद में जिसके साथ कालिदास का विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे पात्र हैं, हम एक एक करके बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये नाटक हमें क्या समझा सकता है, क्या समझाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज से परिचित करवाऊं, ताकि आप नाटक के भावबोध को बड़ी गहराई के साथ समझ सकें, उसकी महत्ता और उसके महत्व के तमाम प्रसंगों को समझ सकें। क्योंकि जब तक हम उन सारी चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक हमें बाकी चीजों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आषाढ़ का एक दिन का मतलब है कि आषाढ़ का जो महीना उसमें तो बारिश शुरू होती है ना, उसमें प्रकृति का अपना सौंदर्य बिखरता है सब तरफ, और फिर नई फसलें, सारी चीजें शुरू होती है। तो उसी को संदर्भ लेकर के मोहन राकेश ने इसका शीर्षक भी दिया है कि आषाढ़ का एक दिन, यानी कि जब एक नई प्रकृति और मनुष्य के साथ एक नई अनुभूति होती है, यानी कि प्रेम का जब दिन आता है, जब जब आप किसी के प्रेम में डूबते हो तो आपकी क्या अनुभूतियां होती है, आप किस प्रकार से अपने आप को पूरा नया समझते हैं। तो मल्लिका जब कालिदास के प्रेम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी होती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि प्रेम से सब कुछ नहीं होता, जीवन में और भी बहुत कुछ चीजें जिन्हें समझने की आवश्यकता है, और तुम जब तक व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताओं को नहीं समझोगी तो तुम्हें हमेशा दुख और दुख ही चलना छलना का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम जीवन की वास्तविकताओं को समझो। लोग आपसे ले लेंगे, लेकिन आपको बदले में कितना देंगे ये भी समझने वाली बात है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित करता है, हमेशा उसके बदले में कहा जाता है कि सिर्फ दुख ही दुख आता है। तो शायद मल्लिका के साथ यही होता है, और मल्लिका के जीवन में संघर्ष, पीड़ा और दुख ही दुख आता है। मल्लिका क्या कहती है, देखिए, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसे धरासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई है, और मैं भी देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती वतुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, इस तरह खड़ी हो तुम, खड़ी रही हो जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं अंबिका, सूखे वस्त्र अल्प पर हैं। मल्लिका, तूने पहले से ही निकाल कर रख दिए, तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी, और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। मतलब चाहे प्रेम की अनुभूति हो, चाहे बारिश की अनुभूति हो, उसको भीगने मतलब कहते हैं ना कि आप उस जिंदगी को जियोगे तभी तो आप उन सारी अनुभूतियों को अर्जित करोगे। वही वाली बात है। चारों ओर धुंधारे मेघ घिर आए थे, मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ गया, अंशुक यानी वस्त्र, फिर बूंदे पड़ने लगी। अंबिका से आंखें मिल जाती है, वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत।
नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वजन की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है। माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया। ओहो, शीत की चुंबन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। बाहर आती है। माँ, आज के क्षण में कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मतलब निकाल सिर्फ बारिश में भीग रही है, लेकिन उसे लग रहा है कि मतलब जैसे होता है ना कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को अंतर गुम्फित कर रहे होते हो, आलिंगन बद्ध कर रहे होते हो। इस प्रकार की मांसल अनुभूतियां वो नौजवान लड़की है ना, तो उन सारी चीजों को अनुभूत कर रही है वो। तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और किस प्रकार से मैंने कहा ना कि जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर किसी चीज में डूबते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, वो सघन एक अलग ही अनुभूति होती है। तो मल्लिका कुछ इसी प्रकार की अनुभूतियों में डूबी हुई है। जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो, मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाए कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहा है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ तुम्हारे यहाँ रहते हुए? मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तुम मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध ओटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। शर्करा यानी शक्कर। मल्लिका, नहीं, तुम पहले बताओ, और जाकर थोड़ी देर अल्प तल्प पर विश्राम कर लो। मुझे अभी बहुत सारा काम है। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसाती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु मैंने बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे बताओ नहीं बताओ। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती है, और जब भी दिखाई देती है कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। क्या बोल रही हो? कि जो राज्य के कर्मचारी वर्षों बाद यहाँ नजर आते हैं, लेकिन जब भी नजर आते हैं तब कुछ न कुछ बुरा होने की सूचना मिलती है। या तो युद्ध होता है, या फिर कुछ न कुछ महामारी आती है और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। पिछली बार मैं जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने आकृतियां देखी थी मल्लिका, परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मैं जाने न जाने किस लिए आए हैं। मल्लिका, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ। अब देखिए, अग्निमित्र को इनका पड़ोसी उसको भेजती है कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढा जाए, उसकी शादी करवाई जाए, लेकिन वो कहती है कि मुझे विवाह विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ मैंने कहा नहीं, यहाँ इस पूरे नाटक में द्वंद यही चलता है कि विवाह और प्रेम का द्वंद चलता है, कि प्रेम के सहारे ही दुनिया जिंदगी चल जाएगी। अब एक विवाह एक सामाजिक बंधन की भी आवश्यकता होगी, जो कि जिंदगी के उन तमाम तथ्यों को, उन सारी बातों को तय करेगा, और उन सारी वास्तविकताओं को हमारे सामने दर्ज करने का काम करेगा। तो एक ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये भी अपने आप में एक अंतर्द्वंद है। तो इसको भी समझने की आवश्यकता है कि आखिर नाटककार इस सारी चीज को क्यों बता रहा है, कि विवाह कहीं की एक सामाजिक कहते हैं कि उस तरह की स्वीकृति है, और प्रेम में क्या है कि फिर आप कि आप वो कब चलेगा नहीं चलेगा, कब आपका मन भर गया। तो उसमें लोग कहते हैं कि उसमें एक तरह की सिक्योरिटी नहीं, उसमें एक दूसरे का भरोसा बहुत जरूरी है।
और जैसे ही परिस्थितियां अगर बदलती और भरोसा टूट गया तो फिर बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो उस सारे अंतर्द्वंद को भी समझने की आवश्यकता है। अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी सब ही बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, कहते हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। मल्लिका, ऐसा क्यों कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका, मैं जानती हूँ माँ, अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। देखिए, नाटक के सूत्र इसी में है। वो कह रहे हैं कि मैंने भावना के अंदर भी भावना का वर्ण किया है। मतलब इस दुनियादारी और सांसारिकता की उन सारी झंझटों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। अंबिका, और मुझे ऐसी भावनाओं से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। हाँ माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना मतलब खुद को धोखा देना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ कि भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है, होगा मैं नहीं जानती। सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ माँ। अंबिका, अन्य लोगों का उससे क्या प्रयोजन है, पर मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं है, कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। क्या बोल रही है कि माँ का जो जीवन है उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं सिर्फ भावनाओं के सारी चीजों को हल नहीं कर सकती हूँ ना। तो माँ का जो जीवन है वो भावनाओं के सहारे नहीं बल्कि कर्म के सहारे चल रहा है, और कर्म के सहारे ही चलना है उसे, क्योंकि उसे तो सारा काम कुछ करना है ना। मल्लिका करे न करे उसे क्या है, माँ को तो सारा काम, सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। कालिदास, अब कालिदास आ गया जिससे मल्लिका प्रेम करती है और जिससे जिसके लिए उसने भावनाओं के साथ भावना का वर्ण किया है। लेकिन कालिदास की यही तो समस्या है कि वो विवाह और प्रेम में से चुन नहीं पाता है, क्योंकि अभी वो कितने अपना कैरियर बना रहा है, इसलिए विवाह नहीं कर सकता, जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकता है। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे न। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। हम कल फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे न। दुर्वा यानी कि दूब। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। राज्य में कुछ नए कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे, हाँ हम सोएंगे, थोड़ी देर लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो इस भाजन में लेकर आओ। अब कालिदास कितना सहज है देखिए। मल्लिका, हाँ माँ ने दूध उठा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी दो तीन राज्य कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है जब भी ये लोग यहाँ आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। एक उलाच पड़ता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा,
तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंख और उसका सा स्नेह मिलेगा। मल्लिका, सच माँ बहुत रुष्ट है। माँ के को अनुमान हो गया वह कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरफ भी करना आती। माँ को अपवाद बहुत चिंता रहती है। मैंने कहा था कि भीगने की बात कहाँ भीग रही थी, कालिदास के साथ भीग रही थी जंगल में, मतलब प्रेम में मग्न थी वो मल्लिका। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। माँ उसके प्यार से नाराज नहीं है। माँ कह रही कि इस प्यार में एक स्थिरता, एक स्पष्टता होनी चाहिए और आगे के जीवन के लिए निश्चिंताएं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज टाइम पास किया और कल आप भूल के चले गए, तब कल हमारा कौन है? हमारा तुम्हारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं घर में। इसलिए माँ नाराज है उससे। दंतुल आ जाता है। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन कर लेता है। कालिदास, जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचय घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं। फिर मेरे बाण से आहत हरिण शावक को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं की चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों में से गिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुदायिक ज्ञान का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाने पर लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? अब मैंने कहा ना कि कहाँ राजपुरुष और कहाँ ग्रामवासी, यानी सत्ता हमेशा हर चीज का डिसीजन करती है भाई। जिसके पास कानून है, जिसके पास पावर है, वही निर्णय करता है। इसलिए दंतुल, क्योंकि दंतुल तो सरकारी अधिकारी है ना, अफसर टाइप है ना, तो कह रहा है कि राजपुरुष का निर्णय ग्रामवासी नहीं कर सकते। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। क्या बोल रहा है कि सत्ता की जो डोर होती है बहुत दूर तक जाती है भाई, उसकी ताकत बहुत अकूत ताकत होती है उसके अंदर। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर लेकर जाकर तल्प पर या किसी स्तरण पर सुलाओ इसको। अंबिका, इस घर में तल्प और आस्तरण के स्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ बोल रही है। तुम देख रही हो माँ? हाँ, देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास, निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना
और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। कह रहा है कि मतलब अब उनको बड़ा पद मिलने वाला है भाई, सम्मान देना चाहते हैं हम तो। मल्लिका उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। तंतुल मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मल्लिका तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। अंबिका गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध से उसमें शर्करा मिला दी और तुम जाकर के पी लो। तूने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा से भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। मल्लिका माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम है। मल्लिका नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ की मेरी भावना कितनी। तो कालिदास को राज सत्ता सम्मानित करना चाहती है और उसको राजकवि का दर्जा देना चाहती है। मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की क्षमता जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी भी अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। क्योंकि माँ ने जीवन देखा है, सारी चीजें देखी है, वो कल्पनाओं के सहारे नहीं जी सकती है। मल्लिका और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका जहाँ दोष है वहां अवश्य वह दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। कौन बोल रहा है? उसकी माँ बोल रही है कि वो सिर्फ अपने तक सीमित है, उसे संसार में बाकी चीजों से उसका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कि वे मातुल की गोएं नहा कर बादलों में खो रहते हैं। मुझे मालूम, मुझे मातुल से और उसकी गोहों से प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ, बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अंबिका मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? लेकिन वही बात जो हम बोल रहे थे कि अगर उसे इतनी ही मोहब्बत है तो फिर उसको एक स्थायी जीवन शैली में क्यों नहीं ढालना चाहता है कालिदास? उसे क्यों द्वंद्व के साथ, उसे क्यों बीच में छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है? मल्लिका तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? और अब जबकि उनका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, अब क्या बोल रही है अंबिका कि किसी चीज से बचना है तो आप बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है ना? तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कालिदास को अब सब कुछ मिल रहा है फिर भी वो करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये इतना बड़ा विरोधाभास उसके जीवन में क्यों है? यही वो जानना चाहती है। और अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है कि अभाव की पूर्ति होने पर भी वो उस रास्ते को नहीं अपनाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं एक झोलझाल का वाला मैटर है जिसको बार बार वो कहना चाहती है। मल्लिका ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, मतलब माध्यम हो, जिसके आश्रय में वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर वह गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका
या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, और जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान देगी? और अब तुम कह दो ये तुम्हारी नहीं माँ, विलोम की भाषा है। बात विलोम की भाषा और तुम्हारी भाषा की नहीं है, बात जीवन की वास्तविकता की है, वास्तविक परिस्थितियों की, कि उनका हम समाधान कैसे करेंगे, उनका सामना किस तरह से किया जाएगा और उसका रास्ता कैसे निकालेंगे, उन सारी चीजों पर बात करने की आवश्यकता है। मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है और मेरा किसी से कोई इस प्रकार का भाव नहीं है। मैं जो सच है, जो वास्तविकता है, उसको तुम्हें बताना चाहती हूँ। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। मातुल, अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? मातुल, हो घर में। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामक जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ? अरे मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या ऐसी दिन के लिए कि वह इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी में कोई आचार्य आए हैं? यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं, परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही आए, अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं, किंतु दो रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका की हमारे प्रति प्रपितामह के दुहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर शिक्षकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वे वंशावंशत कहते हैं कि मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। मतलब कालिदास कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं का गुलाम नहीं होना चाहता हूँ, मैं उसका खरीदार नहीं होना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मल्लिका, ये राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता, इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अब देखिए, अंबिका जानती है ना सब कुछ, वो जरूर जाएगा। अभी नाटक कर रहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन है ना, इसलिए वो कहती है कि मुझे, मैं तुमको बोल देती हूँ कि वो जाएगा उज्जैन, और वहाँ के ऐश आराम, वहाँ की वो इरिट जिंदगी जिएगा कालिदास, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही मना कर रहा है वो। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक नीति में भी निष्णात है। क्या बोल रही है? कि कोई आपको सम्मानित कर रहा है और आप उसको मतलब मना कर रहे हैं, तो आपका मान और भी बढ़ जाएगा, आप उस पर लपक के पड़ जाएंगे, तो लोग बोलेंगे बहुत स्वार्थी है ना। तो अंबिका कह रही है कि वो जितना बड़ा कवि है, जितना बड़ा लेखक है, उतना ही दुनिया की रीति रीति को भी जानता है। इसको कहते हैं कि दुनियादारी, और कालिदास उसमें बहुत पारंगत है। मातुल, ये लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों एक का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। यह भी कहा था, किंतु तुम, वह भी तो कहा था, यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहता हूँ, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इनकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति की सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोक नीति की बात करती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे हैं। सौभाग्यवश मैंने
बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु इस समय इस रूप में घर में आने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। बिका मलिका, मातुल के लिए अंदर से आसन लाओ। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा, कवि वर्य, आचार्य आपको आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राज की मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हो, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, अभयागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहाँ देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है क्या? देखा है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? निक्षेप, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं, जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचलक्षणता है! निक्षेप, विचलक्षणता? अंबिका, विचलक्षणता ही तो है। निक्षेप, इसमें विचलक्षणता क्या है? अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचलक्षणता नहीं है, मतलब ड्रामा कर रहा है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि उन्हें राज की सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका, नहीं चाहता है? निक्षेप, मातुल, क्या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता है? केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है यह हट छूट सकता है। देखिए, उनको पता था कि कौन बोलेगा तो चला जाएगा वो, बाकी सारे लोग बोलते रहेंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उनकी हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि आप में प्रतिभा है तो आप कुछ कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन आपको ख्याति मिलती है, लोक नीति मिलती है। देखिए, मोहन राकेश को भी बहुत ज्यादा ख्याति मिली थी अपने जमाने में, है ना? तो मैंने कहा ना कि कहानी कहीं ना कहीं उनके जीवन के संदर्भ को ही बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। तो आपकी प्रतिभा अपनी जगह, लेकिन उसको जनता के बीच जाना भी तो जरूरी है, तभी तो लोग समझेंगे, जानेंगे उसका महत्व ना। तो क्या बात है, देखिए, योग्यता और प्रतिष्ठा इसको बता रहे हैं, तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मलिका, मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मलिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राज कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे, उन्हें भूल जाएंगे, है ना?
कह रहा है कि मतलब ये सारी बातें बता रहा है कि जब तक उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम होगा, तब तक सब लोग जान पाएंगे ना। अगर ये सब नहीं होगा तो फिर कुछ दिन पढ़ेंगे लोग उनका ऋतुसार, फिर भूल जाएंगे सबको। इसलिए उनको समझाओ तुम कि उनको राजधानी जाना कितना जरूरी है। उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा एक राष्ट्रीय कवि के रूप में होगी, नहीं तो जिंदगी भर यही रह जाएंगे, पैसा सुख सुविधाएं और सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका, मल्लिका, माँ अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं अंबिका। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आए निक्षेप। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। अंबिका, भावना, ओहो, विलोम। गिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हारे समय का ज्ञान नहीं रहा, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। आश्चर्य है तुमने दीप नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब विलोम क्या, विलोम भी तो मल्लिका से प्रेम करता है ना। दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सहाय नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं जान चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। क्या बोल रहा, क्योंकि उसके जीवन में हमेशा दुख रहा है बेचारी के। अभाव, गरीबी क्या होती है, हमने बार बार चर्चा की ना होरी के माध्यम से गोदान में। और समाज और जीवन के तमाम संदर्भ, आपकी गरीबी आपकी कितने कि आपको अपाहिज कर देती है, आपको हर तरह से तोड़ देती है। वो पहले से यही दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका कहती है कि मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उनका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उनके जाने से पहले ही उनका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा तो होगा, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती। आश्चर्य है, मैंने तुमसे कहा विलोम तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, इसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे रह जाएगी। क्यों अंबिका? मतलब होता है ना कि लोग जानते हैं कि भाई दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भाई तो शादी इन्हीं के साथ होगी। आमतौर पर लोग धारणा होती है ना। तो कालिदास और मल्लिका की जो प्रेम कहानी सभी को पता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई शादी हो जाएगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि कालिदास चला जाएगा और वापस लौट के नहीं आया तो फिर क्या होगा, फिर समस्या होगी ना भाई। क्यों तुमने इतने वर्षों सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जानता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मलिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जब कि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहीं आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्या क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभव छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है।
सुना है मैंने भी, तुम्हें दुख हुआ। दुख, आहा, बहुत दुख। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमिया। मलिका, अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास की। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निस्संदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है एक असफल कालिदास, और कालिदास क्या है एक सफल विलोम? हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। देखिए, विलोम और कालिदास में क्या अंतर है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास है, मतलब कवि नहीं है, ठीक है। और कालिदास क्या है, एक सफल विलोम है। सफल विलोम कैसे है कि कालिदास को प्रेम भी मिला है, कवि प्रतिष्ठा भी मिली है, मल्लिका का प्यार भी मिला है, सब कुछ मिला है ना। तो इसलिए विलोम असफल है, और सफल, और कालिदास सफल भी है, और इसलिए दोनों का व्यक्तित्व एकदम अलग तरह का है, मतलब विरोधाभासी है। कालिदास भी मल्लिका से प्यार करता है, मल्लिका भी उससे करती है। विलोम मल्लिका से प्यार करता है, लेकिन मल्लिका उससे प्यार नहीं करती है। बस यही है। कालिदास कवि है, विलोम भी कवि है, लेकिन उसे ख्याति नाम कुछ नहीं मिला है ना। तो दुनियादारी में भले ही विलोम सफल है, लेकिन बाकी जो वास्तविक चीजें, जो वास्तविकता है, चाहे कवि हो चाहे प्रेम हो, उन सारी चीजों में कालिदास सफल है। इसलिए दोनों एक दूसरे के विलोम बन रहे हैं। समझ गए? कालिदास निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा न। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका, आर्य विलोम में इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता, इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और नहीं जानना चाहती हूँ। विलोम, ठहरो अंबिका। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। आर विलोम, आप, मल्लिका बोल रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी में अकेले जाना है या वो मल्लिका को भी साथ लेकर जा रहा है? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश में? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं, विलोम, दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैंने किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो, ग्राम पांतर में चलकर किसी से भी पूछ लो, तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कि प्रश्न कुछ ऐसा है, क्या करें बताओ? कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम, निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने
का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि मल्लिका, आर्य विलोम आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता हूँ, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि तुमसे उससे प्यार करती हो, लेकिन मैं उसकी रग रग को जानता हूँ। प्यार करना अलग बात है और किसी इंसान को जानना अलग बात है। और जो प्यार करता है ना, कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है, तो वही वाली बात है। जब प्यार अंधा होता है तो फिर कुछ भी सवाल नहीं करेगा वो, लेकिन जब सवाल होगा, जब क्वेश्चन होगा, वो बहुत सारी चीजें एक साथ रन करेगी। तो इसलिए भी विलोम कहता है उससे कि मैं जानता हूँ कि तुम कालिदास को प्यार करती हो, लेकिन मैं उस कालिदास को और भी अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। कालिदास, यह तुमसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभव फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए मल्लिका फिर उदास हो गई। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजस्व स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है मल्लिका, और प्रश्न मैं हूँ न। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो न। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए कालिदास। चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मेरी आंखें इसलिए गिली है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकते। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें गिर ले तो तुम गिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ, जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश, ये मेघ, यहाँ की हरियाली, हरिणों के बच्चे, पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका, ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरक मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य कर लेगी कालिदास, और इस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होगी। मल्लिका, ये क्यों ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी नई नई आकांक्षाएं उठती है, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, मल्लिका कहती है, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होंगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? नहीं,
विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ अंबिका, मल्लिका, अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। उसकी माँ बोल रही है, ये कालिदास को विदा कर रही है, उसकी माँ बोल रही है तुम आओ अंदर, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। मल्लिका, मुझे यही रहने दो माँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका, मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है ये दुख नहीं, ये सुख है माँ, सुख, ये सुख है माँ, और सुख। और किस प्रकार से समझिए कि अपना जीवन अपने प्यार पर समर्पित करके मल्लिका कालिदास को उज्जैन जाने के लिए तैयार कर देती है, और यही रहती है वो, उससे कोई वादा नहीं लेती है कि तुम आकर मुझसे वापस शादी करोगे या तुम हमेशा मेरे प्रति वफादार रहोगे, वहां किसी दूसरी महिला के साथ, औरत के साथ प्रेम में नहीं पड़ोगे। मतलब बिल्कुल निष्पाक भाव से समझे कि समर्पित कर रही है। तो इस प्रकार का प्रेम तो आज के ज़माने में नहीं मिलता, आपको पता ही है। और वो सिर्फ, मैंने कहा नहीं कि उसने भावना में भावना का वर्ण किया है, इसलिए नाटक उस भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। और जो निश्चल भाव से प्रेम करता है ना, कहते हैं कि लोग उस मतलब हमेशा वो किस प्रकार से ठगा जाता है, और कई बार ठगा नहीं भी जाता है। तो अगर उसको वैसा ही प्रेम करने वाला मिल जाए तो प्रेम लैला मजनू की तरह प्रेम अमर हो जाता है। तो हम ये एक अंक समाप्त हो गया है, हम बात करेंगे दूसरे अंक की। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर अंक के लिए एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो ये पहला अंक समाप्त हो जाता है, हम लोग मिलते हैं अगले अंक में, और कोशिश करेंगे कि अगले अंक में अगले अंक की बात करेंगे। और नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए पूरा वीडियो देखिए और समझिए आप। इस नाटक को समझ करके आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, मतलब बाकी किसी टेक्स्ट को समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, या आलोचना, समीक्षा, समालोचना के लिए, है ना। और किस प्रकार से मल्लिका के चरित्र को समझना, और कालिदास के चरित्र को समझना, और विलोम के चरित्र को समझना, है ना। तो उन सारी चीजों को समझने में भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो नाटक का जो एक, मैंने कहा ना कि देखिए ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नाटक जब मंच पे जाता है ना, तभी तो असली अभिव्यक्ति होती है। तो ये हम पढ़ कर के समझने की बात अलग है, बाकी आप जब यूट्यूब में बहुत सारे नाटक का अभिनय भी पड़ा हुआ, उसको भी देख सकते हैं आप। लेकिन अभिनय देखिए, इसलिए तो कहा जाता है कि भारतेंदु ने इसलिए इस विधा का चुनाव किया उस समय ना, कि नाटक कितना उस सामान्य से सामान्य ऑडियंस तक भी पहुंच सकता है, इसलिए क्योंकि दृश्य तो देख करके कोई भी समझ सकता है ना। अगर मुझे भाषा पढ़ने नहीं आती है तो मैं चित्र, मतलब जो कुछ देख रहा है उसको तो समझ सकता हूँ, अभिनय को ना। तो इसलिए नाटक और फिल्म किस तरह से सामान्य से सामान्य पाठक तक पहुंचती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा।